तो इस वीडियो में मैं तुम्हारे सारे राइटिंग सेक्शन के टॉपिक को कंबाइन कर रहा हूँ, क्योंकि तुम सबने इंस्टाग्राम में मैसेज कर करके मुझे परेशान कर दिया कि राइटिंग सेक्शन का वन शॉट लाइए। तो ये लो, ये है तुम्हारे राइटिंग सेक्शन का वन शॉट। और हाँ, जिसने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया कर लो, क्योंकि 12th बोर्ड्स के बाद बस वही एक जगह रहेगा जहां तुम मुझसे बात कर सकते हो कमेंट के थ्रू, क्योंकि फिर यहाँ तो कमेंट करने वाले हो नहीं तुम लोग, और लगता है मेरा 1 मिलियन का सपना सपना ही रह जाएगा। खैर कोई बात नहीं, एक और साल वेट कर लेते हैं। वैसे जिसने अभी तक मेरे राइटिंग सेक्शन का एक भी वीडियो नहीं देखा था ना, उसके लिए ये वीडियो तो जन्नत होने वाली है। ये सेशन तुम कभी नहीं भूलोगे। चलो स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट राइटिंग से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेशनल भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग को। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग रिपोर्ट राइटिंग किस चीज के लिए लिखते हैं। हम लोग रिपोर्ट राइटिंग उस इंसिडेंट के बारे में लिखते हैं जो चीज हो चुकी होती है। हमेशा इस चीज को याद रखना, हम लोग रिपोर्ट राइटिंग उस चीज के लिए लिखेंगे जो चीज हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग नोटिस तब लिखते हैं जब हमें किसी चीज के बारे में बताना है जो चीज होने वाली है। फॉर एग्जांपल, कोई इवेंट के बारे में बताना है तब हम लोग नोटिस राइटिंग लिखेंगे। कोई फंक्शन के बारे में, कोई ओकेजन के बारे में बताना है तब हम लोग नोटिस राइटिंग लिखेंगे। लेकिन वहीं अगर कोई फंक्शन या इवेंट हो चुकी है उसके बारे में बताना है तो हम लोग उसमें रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है, कुछ मिसहैप हो गया है, उसके बारे में बताना है तब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया कि रिपोर्ट राइटिंग हम लोग उस चीज के लिए लिखते हैं जो चीज हो चुकी होती है। तो इसलिए तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पास्ट टेंस में लिखना होता है। ये चीज समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि यार पास्ट टेंस में लिखना है, ओ माय गॉड इतना हार्ड टॉपिक। अरे यार, ऑफ कोर्स जो चीज हो चुका है उसके बारे में लिखोगे तो पास्ट टेंस में ही ना लिखोगे। राहुल डाइड लिखोगे ना, राहुल इज डाइंग या राहुल इज गोइंग टू डाई तो नहीं लिखोगे। तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और हाँ, इस वीडियो में दिखाए जाने वाले नोट्स तुम्हें एडुकेशनल भैया ऐप में देखने को मिल जाएंगे। तुम्हें एडुकेशनल भैया ऐप में बस इस टॉपिक के नोट्स नहीं बल्कि सारे टॉपिक्स के नोट्स लिखने को मिल जाएंगे। तुम्हारे सारे राइटिंग सेक्शंस के फॉर्मेट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और उसे कैसे लिखना है, साथ ही साथ जो तुम्हारा लिटरेचर सेक्शन है, तुम्हारे जो चैप्टर्स हैं, जो स्टोरीज है, जो पोएम्स है, उनके की पॉइंट्स, उनके कैरेक्टर्स के नेम, चैप्टर की मेजर पॉइंट्स के साथ साथ समरी, कीवर्ड्स, मोरल लेसन सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि इन नोट्स को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है तो इसलिए इसका मिनिमल चार्ज भी है। तो तुम्हें 149 रुपीज में 25 से भी ज्यादा नोट्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन रुक जाओ, अगर तुम नोट्स लेने जा रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरे 699 के पेड कोर्स के साथ ये नोट्स बिल्कुल फ्री है। एंड मेरे पेड कोर्स में रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड लिटरेचर सेक्शन के तुम्हें डिटेल वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। वैसे और भी बहुत कुछ है। अगर तुम्हें डिटेल में जानना है कोर्स के बारे में तो मैं एक वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके देख लो। देखो, हम लोग रिपोर्ट राइटिंग न्यूज़पेपर और मैगजीन दोनों के लिए लिखते हैं। लेकिन जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं तब कुछ ना कुछ मिसहैप ही हुआ होता है। मतलब या तो किसी का रोड एक्सीडेंट हुआ होगा, फायर एक्सीडेंट हुआ होगा, या कहीं रॉबरी हुई होगी, या कोई डूब के मर गया होगा, मतलब ड्राइंग का केस होगा। तो जब भी अगर तुम्हें कोई चीज मिसहैप से रिलेटेड दिखे ना तो समझ जाना कि उसके लिए तुम्हें न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग लिखना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग है, जब भी हम रिपोर्ट राइटिंग मैगजीन के लिए लिखते हैं तो वो कोई इवेंट या फंक्शन के लिए होता है। या तो ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में हो सकता है, स्कूल कैंप के बारे में हो सकता है, कोई रिलीजियस फंक्शन के बारे में हो सकता है, इंडिपेंडेंस डे के बारे में हो सकता है, रिपब्लिक डे के बारे में हो सकता है। तुम्हें बेसिकली ये बताना होगा कि उस दिन इवेंट में क्या क्या हुआ था, कौन कौन आए थे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि हम लोग रिपोर्ट राइटिंग कब लिखते हैं और रिपोर्ट राइटिंग के कितने टाइप्स होते हैं। यही न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग और मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग। और तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि हम लोग न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग कब लिखते हैं और हम लोग मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग कब लिखते हैं। अब हम लोग जल्दी से इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। आर्टिकल राइटिंग की तरह ही रिपोर्ट राइटिंग भी 5 मार्क्स का आता है, जिसमें से 1 मार्क्स फॉर्मेट के होते हैं, 2 मार्क्स कंटेंट के होते हैं एंड 2 मार्क्स एक्सप्रेशन के होते हैं। कंटेंट का मतलब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, बॉडी वाले पार्ट को हम लोग कंटेंट बोलते हैं। तो अगर तुम बॉडी सही से लिखते हो तो तुम्हें फुल मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद तुम्हारे एक्सप्रेशन में आता है कि तुम कैसे आइडियाज को प्रेजेंट करके लिख रहे हो, कैसे तुम फ्रेजेस का यूज कर रहे हो और तुम कैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग एरर नहीं कर रहे हो। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। वैसे हाँ, अगर तुम लोगों ने राइटिंग सेशन की दूसरी वीडियोस मेरी नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो, मैंने उन सबको भी अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अब हम लोग आगे इस वीडियो में न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग और मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बात करेंगे। मतलब उनके फॉर्मेट्स को देखेंगे एंड उनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग से पहले पता होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक है, जैसे कि जो तुम्हारा रिपोर्ट राइटिंग होना चाहिए वो हमेशा पास्ट टेंस में होना चाहिए। हमेशा उसमें पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन यूज होना चाहिए। एक्टिव पैसिव पढ़े ही होगे ऑब्वियसली, अब तो 12th में आ गए हो, 7-8 में पढ़ाया जाता था। एंड लास्ट पॉइंट, तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग को एकदम फॉर्मल वे में नहीं लिखना है, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखना है। जैसे कि तुम लोग नोटिस राइटिंग लिखते थे एकदम पॉइंट टू पॉइंट, वैसे नहीं लिखना है। तुम्हारा रिपोर्ट राइटिंग हमेशा डिस्क्रिप्टिव मैनर में होना चाहिए। मतलब तुम हर एक छोटी से छोटी इंसिडेंट को डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हो। एंड तुम्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हें 150 से 200 वर्ड्स के बीच में लिखना होता है।
लेकिन देखो डरने की कोई बात नहीं है, मैंने इस वे से तुम्हारे फॉर्मेट्स को बनाया है ना कि अगर तुम एकदम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखोगे तो तुम्हारे 150 से 200 वर्ड ऐसे हो जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम लोग जल्दी से न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट को देख लेते हैं, फिर मैं तुम्हें एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा, अच्छे से देख लेना, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लेना और आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट देख रहे हैं। देखो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तुम्हें एक हेडलाइन देना है। तुम लोग जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, चाहे हिंदी का पढ़ रहे हो चाहे इंग्लिश का पढ़ रहे हो, सबसे पहले हेडलाइन दिया रहता है ना, तो वैसे यहाँ पे भी हेडलाइन देना है। अब देखो क्योंकि ये न्यूज़पेपर का हेडलाइन है तो तुम थोड़ा बड़ा भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन वहीं आर्टिकल में क्या होता था, तुम्हें 2 से 4 वर्ड्स के बीच में ही हेडलाइन देना होता था। यहाँ पे तुम बड़ा हेडलाइन खुद से फॉर्म कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आगे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाऊंगा, तुम देख के समझ जाना। हेडलाइन देने के बाद बिना गैप छोड़े, बिना लाइन छोड़े, जस्ट नीचे वहां पे लिखना है बाय, और उसके बाद जो तुम्हारा नाम क्वेश्चन में गिवन होगा उस नाम को वहां पे लिखना। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि खुद का नाम वहां पर लिखकर आ जाते हैं। कभी भी ये गलती मत करना। तुम्हारे क्वेश्चन में एक नाम गिवन होगा, ठीक है, सपोज राज/रानी। अगर तुम लड़के हो तो बाय राज लिखना, अगर तुम लड़की हो तो बाय रानी लिखना। और अगर बाय चांस क्वेश्चन में नाम नहीं गिवन है तब भी अपना नाम मत लिखना, तब लिखना बाय XYZ। ठीक है, क्या लिखोगे, बाय XYZ। इतना समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है, तुम्हें कॉमा देना है और अपना डेजिग्नेशन लिखना है, वही कि तुम एडिटर हो कि क्या हो, मोस्ट प्रोबेबली तुम एडिटर ही होगे। उसके बाद तुम्हें फिर से एक कॉमा देना है और वहां पे तुम्हें न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। तो एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेना, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कोई न्यूज़पेपर का नाम गिवन है तो उस न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पे लिख देना। लेकिन अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कोई भी न्यूज़पेपर का नाम गिवन नहीं है तो कोई भी रियल न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो, जैसे कि द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, कुछ भी। ठीक है, एंड दिस इज हाउ तुम बाय लाइन लिखते हो। ये जो तुमने लिखा ना, अपना नाम / डेजिग्नेशन / न्यूज़पेपर नेम, इसे हम लोग बाय लाइन बोलते हैं। तो तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले हेडलाइन देना है, उससे जस्ट सटा के बिना लाइन छोड़े बाय लाइन देना है, और उसके बाद तुम्हें एक लाइन छोड़कर लेफ्ट साइड में प्लेस और डेट लिखना है। उसके बाद तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग को स्टार्ट करना है। ठीक है, तुम लोग ध्यान से स्क्रीन में देख रहे होगे, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। इसके बाद तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग को मिनिमम 3 पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, तुम्हें कम से कम 3 पैराग्राफ में तो लिखना ही है, तुम इससे ज्यादा में भी लिख सकते हो, लेकिन 3 पैराग्राफ नेसेसरी है, जिसमें से तुम्हारा सबसे पहला ग्राफ इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ रहेगा, दूसरा पैराग्राफ मिडिल पैराग्राफ या बॉडी कुछ भी बोल सकते हो, एंड तीसरा पैराग्राफ तुम्हारा कंक्लूजन वाला रहेगा। लेकिन अगर तुम्हें 4 पैराग्राफ में लिखने का मन है तो तुम इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ एक लेना और जो तुम्हारा मिडिल वाला पैराग्राफ होता है उसको 2 में स्प्लिट कर देना, एंड फिर तुम्हारा चौथा जो पैराग्राफ होगा वो तुम्हारा कंक्लूजन वाला पैराग्राफ होगा। ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, सपोज तुम मिडिल पैराग्राफ को स्प्लिट कर रहे हो ना, तो जो तुम्हारा मिडिल पैराग्राफ का दोनों पैराग्राफ होना चाहिए वो कंप्लीटली डिफरेंट होना चाहिए। मतलब तुम सेम चीज के ऊपर दोनों पैराग्राफ में बात नहीं कर रहे हो, एकदम कंप्लीटली न्यू आइडिया के साथ वो पैराग्राफ होना चाहिए। वरना अगर सेम आइडिया पे बात करना है तो सेम ही पैराग्राफ रखना, ओके, वरना तुम्हारे मार्क्स काट लिए जाएंगे। मैं तो बोल रहा हूँ बेस्ट है 3 पैराग्राफ में लिखो, आराम से तुम्हारे 150 से 200 वर्ड्स हो जाएंगे। कैसे होंगे मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में 5WH का आंसर देना है, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ। ठीक है, 5WH का आंसर देना है। तुम लोग जैसे ही 5WH का आंसर दोगे ना, तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने ऑलरेडी 10 से ज्यादा ही लाइन लिख रखा है, बट फिर भी मान लेते 10 लाइन लिखा है तो तुम्हारा 70 से 80 वर्ड्स तो ऐसे कंप्लीट हो गए। अब जो तुम्हारा मिडिल वाला पैराग्राफ होगा उसमें क्या क्या लिखना है ध्यान से सुनना, और स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख के रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। बेस्ट चीज बता रहा हूँ, खुद से हाथ से एक बार लिख लो, एग्जाम टाइम में भी याद रहेगा। तो तुम्हें बताना है कि क्या किसी का लॉस ऑफ लाइफ या प्रॉपर्टी हुआ, मतलब किसी की जान गई, किसी का गाड़ी फूटा या कुछ और प्रॉपर्टी डैमेज हुआ। फिर तुम ये बताना कि कितने व्हीकल्स इन्वॉल्व थे, 2 गाड़ी का टक्कर हुआ, 3 गाड़ी का टक्कर हुआ, 4 गाड़ी का टक्कर हुआ। क्या वहां पे कोई आई विटनेस था, मतलब कोई इस इंसिडेंट को देख रहा था, अगर वो देख रहा था तो उसके पर्सपेक्टिव से फिर तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग के कुछ लाइंस लिखने हैं कि उसने क्या क्या देखा, क्या हुआ था, वो कितना खतरनाक एक्सपीरियंस था उसके लिए, कितना डेंजरस चीज वो देख रहा था। फिर तुम्हें ये बताना है कि जो लोग इंजर्ड हुए उनको कैसे रेस्क्यू किया गया, कैसे रिलीफ ऑपरेशन को चालू किया गया, मतलब गवर्नमेंट ने कैसे हेल्प करी, कितने कैजुअलिटीज आई, कितने लोग मर गए, कितने लोग इंजर्ड हैं, कितने लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, पुलिस क्या एक्शन ले रही है, क्या इंक्वायरी बैठाया गया है, और जिन फैमिलीज के जो लोग हैं जो इंजर्ड हैं या जिनकी डेथ हो गई है उनको कंपनसेशन दिया गया है, और दिया गया है तो कितना दिया गया है। यहाँ पे मैंने तुम्हें 12 से 15 पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर तुम 10 पॉइंट्स भी याद रखते हो ना तो तुम यहाँ पे भी 10 लाइन लिख दोगे। यहाँ पे मैंने तुम्हें 12 से 15 पॉइंट्स बताए हैं, अगर तुम 10 पॉइंट्स भी याद रखते हो ना तो तुम 15-20 लाइन ऐसे ही लिख दोगे, और अगर तुमने 15-20 लाइन लिख दिया तो 100 से ऊपर वर्ड्स तो ऐसे ही हो गए। अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन वाले पार्ट में। ओके, अब देखो क्योंकि ये कंक्लूजन पार्ट है तो तुम खुद को ओपिनियन दे सकते हो कि क्या करने से इस तरह के एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, चाहे वो फायर एक्सीडेंट हो, चाहे वो किसी भी तरह का एक्सीडेंट। सरकार के द्वारा क्या एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसा ज्यादातर ना हो। ओवरऑल यहाँ पे तुम वार्निंग दे सकते हो, अपना ओपिनियन दे सकते हो, क्या एक्शन रिक्वायर्ड है उसके बारे में बात कर सकते हो, और ओवरऑल तुमने जो भी ऊपर कुछ लिखा है ना उसका समरी दे सकते हो। समरी तभी देना जब तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारा 150 से 200 वर्ड्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, वरना तो रिक्वायर्ड नहीं है। तो यही था तुम्हारा इजी सा न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग। अब हम लोग देखते हैं मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग, लेकिन उससे पहले मैं
मैं यहाँ पे तुम्हें एक एग्जांपल दिखाऊंगा, तुम लोग एग्जांपल को देख लो, मतलब क्वेश्चन पढ़ लो और उसके आंसर को देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें एग्जाम में किस तरह से लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं 5 सेकंड क्वेश्चन दिखाऊंगा और 5 सेकंड आंसर दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग पढ़ेंगे। ठीक, अब हम लोग देखने वाले हैं तुम्हारे मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग को। तुम्हारा जो मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग होता है वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग से कंप्लीटली अलग होता है। मतलब एकदम कंप्लीटली वाला कंप्लीटली नहीं, लेकिन काफी हद तक अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें इवेंट या फंक्शन के बारे में बताना है जो चीज हो चुका है, लेकिन वहां पे तुम्हें एक्सीडेंट या फिर कुछ मिसहैप के बारे में बताना होता है। तो इसलिए ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग से भी थोड़ा ज्यादा सिंपल होता है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक हेडिंग देना है खुद से बनाकर, उसके बाद बायलाइन चिपकाना है। लेकिन यहाँ पे जो बायलाइन होगा ना उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। तुम्हें अपना नाम लिखना है, कॉमा देकर डिजिग्नेशन लिखना है, लेकिन उसके बाद बस हो गया, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें न्यूज़पेपर नेम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कोई न्यूज़पेपर वाली बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में मैगजीन का नाम गिवन होगा तो तुम मैगजीन का नाम कॉमा देके लिख सकते हो। हालांकि मैंने ऐसा देखा नहीं है कभी। तो बस इतना याद रखो कि एक अच्छा सा आई कैची सा हेडिंग देना और उसके नीचे बाय, उसके बाद जो तुम्हारा नाम क्वेश्चन में गिवन होगा उसे वहां पे लिखना और फिर कॉमा देके डिजिग्नेशन, बस खत्म। उसके बाद तुम्हें एक लाइन छोड़ना है और लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करना। ऑब्वियसली राइट साइड से थोड़ी लिखोगे, उर्दू थोड़ी है। अब एज यूजुअल ये भी तुम मिनिमम 3 पैराग्राफ में लिख सकते हो। तुम्हें ज्यादा लिखने का मन है तो तुम 4, 5, 6 पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है। सबसे पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, दूसरा मिडिल वाला पार्ट और तीसरा कंक्लूजन। और इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तुम्हें 5WH का यूज करना है। तुम्हें इवेंट को डिस्क्राइब करना है, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, उसमें क्या क्या हुआ, वही इवेंट का नाम देना है, डेट, टाइम, प्लेस वगैरह वगैरह, यही सब करना है। इंट्रोडक्शन तो तुम इजीली लिख लोगे। उसके बाद हम लोग आते हैं मिडिल पार्ट में। अब देखो, क्योंकि तुम कोई इवेंट या प्रोग्राम के बारे में बता रहे होगे तो किसी ना किसी चीफ गेस्ट को तो वहां पे जरूर बुलाया गया होगा। ऑब्वियसली तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, तुम्हें खुद से फॉर्म करके लिखना पड़ेगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, नेम और डेजिग्नेशन ऑफ चीफ गेस्ट लिखना है। अगर कोई बड़ा पार्टी है तो सीधा मोदी जी को, अंबानी को बुला लेना। लिखना द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया मुकेश अंबानी अराइव्ड एट माय पार्टी। मतलब तुम कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ गलत वलत नहीं होने वाला। उसके बाद तुम्हें उस प्रोग्राम को ऑब्जेक्टिव और हाईलाइट को मेंशन करना है कि उस प्रोग्राम में मेन चीजें क्या थी। वहां का खाना टेस्टी था, वहां पे मस्त डांस हो रहा था, वहां पे कोई इनॉग्रेशन वगैरह हुआ क्या, मतलब कुछ पत्ती वत्ती काटी गई क्या, मतलब कि इंडिपेंडेंस डे के ऑकेजन में जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए एक स्कूल खोला गया और उसके लिए हमारे मोदी जी आके रस्सी काटे, मतलब वही इनॉग्रेशन किए। और भी इवेंट के बारे में घुस के थोड़ा घुमा फिरा के बातें कर सकते। अगर उस प्रोग्राम में या फंक्शन में कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उस चीज के बारे में मेंशन कर सकते हो। उसके बाद कुछ नहीं, तुम ये भी बता सकते हो कि चीफ गेस्ट आए थे तो उन्होंने क्या क्या बातें की और कैसे जो वहां पे लोग आए थे उन्हें एंटरटेन किया गया। यहाँ पर मैंने तुम्हें कुछ 8-10 पॉइंट्स बताए, याद रखना, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अगर याद रखते हो तो एग्जाम में इजिली मिडिल पैराग्राफ से 80 से 100 वर्ड्स तो लिख लोगे। इसके बाद हम लोग सीधा जंप करेंगे कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में। इसमें तुम्हें अपना ओपिनियन देना है कि इस इवेंट में ये चीजें सही हुई, ये चीजें गलत हुई। अगर ये चीज भी होती तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था इवेंट को। फ्यूचर में ये चीजें होनी चाहिए। मतलब बेसिकली कमेंट पास करना है एंड उसमें से तुम में से मैक्सिमम लोग स्मार्ट ही होंगे। प्रोग्राम के क्वालिटी के बारे में बात करना है कि कैसा प्रोग्राम था, मतलब बेसिकली वही। आई होप सो तुम्हें मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग का भी फॉर्मेट समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि क्या क्या लिखना है। अब मैं फिर से तुम्हें एक एग्जांपल दिखा देता हूं, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं 10 सेकंड के लिए दिखाऊंगा, 5 सेकंड का क्वेश्चन और 5 सेकंड का आंसर। जल्दी से हम लोग आर्टिकल राइटिंग के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग जल्दी से तुम्हारे आर्टिकल राइटिंग के मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं। तो जो तुम्हारा आर्टिकल राइटिंग होता है ना, वो 5 मार्क्स का आता है एंड इन 5 नंबर में 1 नंबर तुम्हारा फॉर्मेट का होता है, 2 नंबर तुम्हारा कंटेंट का होता है, मतलब तुम जो बॉडी में लिख रहे हो ना उसका तुम्हारा 2 नंबर होता है एंड फिर एक्सप्रेशन का भी 2 नंबर होता है, मतलब तुम जो पूरा बॉडी में लिख रहे हो ना वो किस वे से लिख रहे हो। क्या तुम बॉडी में नए नए आइडियाज का यूज कर रहे हो, अलग अलग फ्रेजेस का यूज कर रहे हो। तो अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हें इन 2 नंबर में से 1 नंबर मिल जाएंगे एंड बचे हुए 1 नंबर तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम पूरे बॉडी में ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करोगे या फिर ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है ना वो मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है ना कि अगर वो बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स करेंगे तो टीचर उनका ज्यादा मार्क्स काट लेंगे, लेकिन थैंक टू गॉड कि तुम लोग सीबीएसई में पढ़ रहे हो। सीबीएसई में ऐसा नहीं होता है, चाहे तुम कितनी भी गलतियां करो तुम्हारा 1 नंबर से ज्यादा कोई भी नहीं काट सकता है, क्योंकि जो तुम्हारा बोर्ड्स का पेपर चेक कर रहे होते हैं तो उस टीचर के पास इतना ही राइट होता है कि वो तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक में 1 ही नंबर काट सके। तो अगर तुम आर्टिकल राइटिंग को ढंग से लिखते हो एंड तुम बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी करते हो तब भी तुम्हें इजिली 5 में से 4 नंबर तो मिल जाएंगे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स करके आ जाना। क्लास 12 में हो यार, शर्म करो। तुम लोग को तो
स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी, मतलब एक दो तो सबकी होती है, मेरी से भी हो जाती है। तो चलो अब जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए फॉर्मेट को देख लेते हैं। तो तुम्हारे आर्टिकल राइटिंग के फॉर्मेट में सबसे पहले तुम्हें एक हेडिंग देना होता है। अब ये जो तुम्हारा हेडिंग होगा ये तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तुम्हें क्वेश्चन को देखकर एक अच्छा सा हेडिंग फॉर्म करना होता है। तुम्हारा जो हेडिंग है ना वो 2 से 4 वर्ड्स के बीच का होना चाहिए, ना 4 वर्ड से ज्यादा का होना चाहिए, ना 2 वर्ड से कम का। 1 वर्ड का हेडिंग अच्छा नहीं लगता है। देखो 4 वर्ड से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करना 4 वर्ड से कम ही रखने का, वरना अच्छा नहीं लगता है। एंड वो हेडिंग कम सेंटेंस ज्यादा लगता है। सपोज अगर तुम्हारा आर्टिकल राइटिंग का टॉपिक पॉल्यूशन पे है तो तुम सिंपल लिख देना द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। अगर वाटर पे है तो सिंपल तुम लिख देना सेव वाटर। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जो हेडिंग होना चाहिए ना वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, एकदम यूनिक होना चाहिए। अगर तुम आउट ऑफ द बॉक्स सोच पा रहे हो तो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम सिंपल हेडिंग भी लिखोगे तब भी तुम्हें उतने ही मार्क्स मिलने वाले। सो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अब जिन्हें नहीं पता कि बायलाइन क्या होता है, तो तुम्हारा एक नाम क्वेश्चन में गिवन होता है। सपोज तुम्हारे क्वेश्चन में नाम गिवन है राज/रानी, तो अगर तुम लड़के हो तो तुम्हें राज लिखना है, अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें रानी लिखना है। तो जैसे ही तुमने हेडिंग लिखा ना उसके जस्ट नीचे लिखना बाई, अगर तुम लड़के हो तो वहां राज लिखना बाई राज, अगर तुम लड़की हो तो वहां पे रानी लिखना बाई रानी। समझ में आ गया? इसी को हम लोग बायलाइन बोलते हैं। इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट सबसे इजी होता है। इसके बाद तुम्हें डायरेक्ट बॉडी लिखना स्टार्ट करना है। अब क्योंकि तुम्हें आर्टिकल राइटिंग 150 से 200 वर्ड्स के बीच में लिखना होता है, काफी बड़ा लिखना होता है, तो तुम इसके बॉडी में 3 से 5 पैराग्राफ के बीच में यूज कर सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखना कि तुम्हारा जो सबसे पहला पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होना चाहिए, और फिर इसके बाद जो तुम्हारा दूसरा, तीसरा, चौथा, तुम जितने भी पैराग्राफ्स लिख रहे हो लास्ट वाले को छोड़कर, तुम इसके बाद मतलब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद जितने भी पैराग्राफ लिख रहे हो वो तुम्हारा मिडिल वाला पार्ट आ जाएगा। एंड फिर जो तुम्हारा लास्ट पैराग्राफ होगा, चाहे वो 3rd हो, चाहे 4th हो या 5th हो, जो भी तुम्हारा लास्ट पैराग्राफ है वो तुम्हारा कंक्लूजन वाला पैराग्राफ होगा। अब देखो एक राज की बात बताता हूं, तुम्हारे आर्टिकल में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाला पैराग्राफ सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि सच बताओ तो किसी भी टीचर के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता है कि वो लोग बैठ के तुम्हारा पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे। ऊपर से जो तुम्हारा बोर्ड्स का पेपर चेक कर रहे हैं ना, उनको दिन भर में 100 पेपर से ज्यादा चेक करना होता है, तो वो लोग सबसे ज्यादा ध्यान इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में ही देते हैं। तो इसलिए कोशिश करना कि इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में हमेशा आई कैची फ्रेजेस का यूज करो। इसके अलावा मैं तुम्हें एक जादुई चीज बताता हूँ, हमेशा 5WH इस चीज को याद रखना। 5WH तुम्हारे 5W में आएगा व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु, और H का मतलब हो गया हाउ। तो अब चाहे तुम्हारे पास दुनिया का कोई भी टॉपिक हो, तुम इन क्वेश्चंस का तो आंसर आराम से कर सकते हो। ये तो आंसर कर ही सकते हो ना कि कब, क्यों, कहां, कैसे। सपोज रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहा है तो कब से बढ़ रहा है, कहां पे सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, क्यों हो रहा है। इन सब क्वेश्चंस का आंसर तुम इजीली कर सकते हो, और अपने इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में इजीली 10 लाइन तो लिख ही सकते हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में ही तुम्हारे 70 से 80 वर्ड्स हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग मिडिल वाले पैराग्राफ्स पे। अब तुम मिडिल पैराग्राफ 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो। तुम्हारे पास जितना टाइम है, तुम्हारे पास जितना नॉलेज है, तुम उतना रख सकते हो। इसमें तुम कॉजेज और इफेक्ट्स के बारे में बात कर सकते हो, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में बात कर सकते हो, क्या स्टेप्स लेना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, मीडिया के द्वारा और लोगों के द्वारा, इन सब चीजों के बारे में बात कर सकते हो। जैसे पॉल्यूशन हो रहा है तो पॉल्यूशन का कॉजेस क्या है, पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या पड़ रहा है लोगों पे, दुनिया पे। अब देखो मेरिट्स और डिमेरिट्स तुम पॉल्यूशन के बारे में भले नहीं बता सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा क्वेश्चन आया सोशल मीडिया के बारे में लिखने या मोबाइल फोन्स के बारे में लिखने, तो तुम उसका मेरिट्स और डिमेरिट्स बता सकते हो। और बाकी स्टेप्स क्या लिया जा सकता है वो तुम ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स के बारे में बता सकते हो। तो अगर तुम इतना लिख देते हो तो फिर से तुम्हारे 10 लाइन हो जाएंगे, जो कि अराउंड 60 to 70 वर्ड्स के बीच में होंगे। अब आते हैं हम लोग लास्ट पैराग्राफ पे, जो कि होता है तुम्हारा कंक्लूजन वाला पैराग्राफ। अब देखो ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा हर बच्चे का कंक्लूजन वाला पैराग्राफ जरूर देखता है। क्योंकि वो लोग ऐसे सोचते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में जितना कुछ भी होता है वो लोग स्टार्टिंग में लिख देते हैं, लेकिन आखिरी में आते आते उनके पास कुछ बचता नहीं है, तो वो लोग कुछ भी लिख देते हैं। तो वही चेक करने के लिए वो लोग हमेशा कंक्लूजन वाले पैराग्राफ को देखते हैं। लेकिन जो तुम्हारा कंक्लूजन वाला पैराग्राफ होता है वो सबसे ज्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपना खुद का ओपिनियन देना होता है। ये एक ऐसा पैराग्राफ होता है जिसमें तुम रिकमेंड कर सकते हो, अपना कमेंट पास कर सकते हो, जो तुम्हें लगता है तुम वो बातें कर सकते हो। इवन कि तुम वार्निंग भी दे सकते हो और यहाँ पे ड्राइंग भी कर सकते हो। हालांकि कोई ड्राइंग करता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम कर दोगे, अगर तुम्हें टॉपिक से रिलेटेड कोई अच्छा ड्राइंग याद आ रहा है, तुम अच्छे आर्टिस्ट हो, तुम्हें मन कर रहा है वहां पे ड्रॉ करने का, तो तुम कर सकते हो। तुम्हारे मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, उल्टा टीचर देखकर खुश हो जाएगा। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल पेपर में जब मैं उसके रिस्पॉन्स को चेक कर रहा था तो वहां पे गिवन था। ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया ना, ये मैंने ऐसे ही नहीं बनाया, प्रॉपर रिसर्च करा है उसके बाद बनाया है। तो अगर तुम इतना सब कुछ लिख लेते हो तो तुम्हारे आर्टिकल राइटिंग में एक भी मार्क्स नहीं कटने वाले हैं।
देखो तुम सबने फॉर्मेट तो देख लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन्हें ध्यान रखना। इनमें से कुछ मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ कि जो तुम्हारा हेडिंग होना चाहिए वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, काफी आई कैची सा होना चाहिए जिससे वो तुरंत रीडर का अटेंशन अपनी तरफ खींचे। इसके अलावा जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ होना चाहिए वो बहुत इंटरेस्टिंग सा होना चाहिए। जैसे कि तुम बोल रहे हो कि इंडिया दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में से एक बन गया है, तो इसके साथ एक एविडेंस जरूर जोड़ दिया करो। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि वो रियल लाइफ में भी सच हो, अगर सच में सच होती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सच नहीं भी होती है तो ऐसा नहीं है कि टीचर तुम्हारा मार्क्स काट लेगा। अब तुम एविडेंस कैसे जोड़ोगे, बस अपने आर्गुमेंट के आगे लिख देना इन द सर्वे ऑफ 2024। अब ये जो तुम्हारा लाइन है ना, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड ज्यादा वैल्यूएबल लग रहा है। अब इसके आगे के पॉइंट में बताया गया है कि तुम लिंकिंग डिवाइसेस जैसे कि however, therefore, although, even though, in order to, ये सब वर्ड्स का यूज कर सकते हो ताकि तुम्हारा जो सेंटेंस है वो ज्यादा बड़ा दिखे, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें 150 से 200 वर्ड्स तो पूरे करने ही है आर्टिकल के। अगर तुम एक एक लाइन में पॉइंट्स देते जाओगे ना, तब तो हो गया, बन गए तुम्हारे 150 से 200 वर्ड। अब इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गलती कभी मत करना। हमेशा जब भी तुम एक पैराग्राफ को चेंज कर रहे हो तो तुम्हारा जो नया पैराग्राफ होना चाहिए ना, वो एक नए पॉइंट के साथ शुरू होना चाहिए। मतलब कि कभी ऐसा मत करना कि तुम इंट्रोडक्शन में 5WH का आंसर दे दिए, लेकिन फिर पैराग्राफ चेंज करके सेम टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो, फिर वही चीज बता रहे हो घुमा फिरा के कि कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ। हमेशा याद रखना कि तुम्हारा आर्टिकल का नया पैराग्राफ नए पॉइंट के साथ शुरू होना चाहिए। अगर तुम्हें सेम पॉइंट के बारे में बात करना है तो सेम पैराग्राफ में कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं। एंड एट लास्ट हमें यह बताया गया है कि जो तुम्हारा कंक्लूजन वाला पैराग्राफ होता है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है, तो हमेशा कंक्लूड एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट के साथ किया करो। लाइक अगर तुम पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हो तो डायरेक्ट एकदम एंड में बोल दो कि हम सबको आगे आके पॉल्यूशन के ऊपर कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो एकदम प्रॉपर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट के साथ कंक्लूड करना। यही सब चीजें तुम्हें इस पेज में बताया गया है। आई होप सो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी हाँ, जो मैंने तुम्हें फॉर्मेट बताया है ना, अगर तुम उसे याद रखते हो तो तुम इजिली एग्जाम में 150 से 200 वर्ड्स लिख लोगे। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ होगा उसमें 5WH से आंसर करना। फिर जो तुम्हारा सेकंड पैराग्राफ होगा उसमें तुम कॉजेज और इफेक्ट के बारे में बात करना, मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बात करना, गवर्नमेंट, मीडिया और लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं उसके ऊपर बात करना। फिर कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में अपना ओपिनियन देना, कमेंट पास करना, फ्रेजेस का यूज करना, ड्राइंग भी कर सकते हो, वार्निंग दे सकते हो और भी बहुत सारी चीजें। हाँ, इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में भी प्रॉपर फ्रेजेस का यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई मुहावरा याद आ रहा है तो तुम उसे भी लिख सकते हो इंग्लिश में। एंड दिस इज हाउ तुम आर्टिकल में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब जाने से पहले मैं तुम्हारी एक और हेल्प कर देता हूँ। देखो, आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है ना जिसके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होते हैं। अभी मैं तुम्हें करीब 16 टॉपिक्स दिखाऊंगा और हर साल इन्हीं टॉपिक्स में से कोई एक घुमा फिरा कर आ जाता है। तो अगर तुम्हारे पास टाइम है कि तुम इन 16 टॉपिक्स के आर्टिकल को प्रैक्टिस कर सकते हो तो कर लेना, अच्छा ही है, तुम फुल मार्क्स ला सकते हो आर्टिकल में। नहीं भी कर पाओगे तो मेरे फॉर्मेट को याद रखना, कोई भी टॉपिक आए कर लोगे आराम से। ठीक है, तो अब तुम लोग से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एजुकेशनल भैया ऐप में कोर्स को और नोट्स को चेकआउट करना मत भूलना। ठीक है, बाय बाय। देखो, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्यों लिखना क्यों है नोटिस राइटिंग, प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल दुनिया में इसकी क्या यूज है। तो चलो सबसे पहले इसी का आंसर करते हैं। तो नोटिस लिखा जाता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। वो इंफॉर्मेशन किसी फंक्शन या इवेंट के बारे में हो सकता है। सपोज तुम्हारे स्कूल में कोई फंक्शन या इवेंट हो रहा है तो उस चीज के लिए तुम्हें नोटिस लिखने को बोला जा सकता है, और उसके बाद तुम्हारे लिखे हुए नोटिस को स्कूल के नोटिस बोर्ड में चिपकाया जाएगा ताकि दूसरे बच्चों को उस फंक्शन या इवेंट के बारे में पता चल सके। इसके अलावा किसी स्पेशल ओकेजन पे भी तुम्हें नोटिस राइटिंग लिखने को बोला जा सकता है। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी रिसेंटली ही 26 जनवरी पार हुआ, मतलब रिपब्लिक डे पार हुआ, तो तुम्हारा स्कूल इस पे भी तुम्हें नोटिस लिखने को दे सकता है। तो बेसिकली तुम क्या लिखोगे, यही ना कि इस टाइम पे फ्लैग फहराया जाएगा तो इस टाइम पे सभी बच्चे प्रेजेंट रहना। इसके अलावा कुछ अपील करने के लिए भी नोटिस लिखा जाता है। सपोज तुम अपने स्कूल से ये अपील कर रहे हो कि दूसरे प्राइवेट स्कूल्स में तो स्मार्ट बोर्ड्स है, लेकिन हमारे स्कूल के क्लासरूम्स में एक भी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो तुम अपने स्कूल से अपील कर सकते हो कि हमारे क्लासरूम में भी स्मार्ट बोर्ड्स लगाइए। या फिर जो तुम्हारे स्कूल की प्रिंसिपल है वो भी कुछ अपील करते हुए तुम्हें नोटिस लिख सकती है। और तो और नोटिस वार्निंग देने के लिए भी लिखा जाता है। तुमने कभी ना कभी ये तो देखा ही होगा ना कि तुम्हारे स्कूल का जो हेड बॉय या फिर हेड गर्ल होगा उसका नोटिस बोर्ड में टंगा हुआ होगा और वहां पे कुछ वार्निंग दिया हुआ रहेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बॉयज वॉशरूम में रैगिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो इसे कम करो, या मतलब खत्म करो, और जल्दी ही अगर रैगिंग खत्म नहीं हुआ तो हम ये स्टेप्स भी ले सकते हैं। तुम्हें ये भी समझ में आ गया। इसके अलावा हम लॉस्ट एंड फाउंड के केस में भी नोटिस लिखते हैं। तुम जब छोटे होगे 8-9 क्लास में तो तुमने भी ये नोटिस लिखा ही होगा। जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ, अगर तुम्हारा कोई सामान स्कूल में खो जाता है तो उस केस में भी तुम नोटिस लिख सकते हो। सपोज मेरा लंच बॉक्स और वाटर बॉटल खो गया है तो मैं नोटिस में ये लिखूंगा कि मेरा इस टाइम पे इस कलर का वाटर बॉटल खो गया था। तो अगर स्कूल में किसी को भी मेरा वाटर बॉटल या फिर लंच बॉक्स मिलता है तो प्लीज मुझे वापस लाके दे दे। वैसे इसके अलावा भी हम नोटिस बहुत सारी चीजों के लिए लिखते हैं। जैसे अगर तुम्हें अपना नाम चेंज करवाना हो तो तुम उसके लिए भी नोटिस लिख के स्कूल में जमा कर सकते हो।
तुम्हें अपना कंपनी चेंज करना हो जहाँ पे तुम काम करते हो तो उसके लिए भी तुम्हें नोटिस लिखना पड़ता है, या फिर अगर तुम घर का एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए भी तुम्हें नोटिस लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि हम नोटिस को क्यों लिखते हैं, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या है। अब हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग नोटिस राइटिंग को लिखते कैसे हैं। तो इसके बाद सबसे पहले मैं तुम्हें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट बताऊंगा, फिर मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि बॉडी में क्या लिखते हैं, मतलब नोटिस राइटिंग का जो बॉडी है ना उसमें तुम क्या लिखोगे जिसकी वजह से तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा। एंड इसके बाद लास्ट में मैं तुम्हें एक एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड उसके बाद एज यूजुअल मैं यहाँ से खिसक लूंगा। ठीक है, चलो हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो जो नोटिस राइटिंग होता है ना वो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्क्स का आता है, जिसमें से सिर्फ एक ही नंबर फॉर्मेट का होता है। एंड मुझे ऑनेस्टली बताना कि तुम में से ये गलती कितने सारे लोग करते हैं, बस एग्जाम में फॉर्मेट देख के चले जाते हो एंड सोचते हो तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो ऑफ कोर्स तुम्हें फुल मार्क्स तो नहीं मिलेगा क्योंकि इसके पास एक ही नंबर होते हैं। इसके बाद आता है कंटेंट, जिसके 2 नंबर होते हैं। कंटेंट का मतलब होता है कि तुम बॉडी में क्या लिख रहे हो उसके तुम्हें 2 नंबर मिलते हैं। जो तुम्हारा नोटिस राइटिंग का बॉडी वाला पार्ट होता है ना उसे हम कंटेंट बोलते हैं। तो अगर तुम बॉडी सही से लिखोगे तो तुम्हें कंटेंट के 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद 1 मार्क्स होता है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया का और 1 मार्क्स होता है तुम्हारा एक्यूरेसी का। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया का मतलब कि तुम्हें नोटिस राइटिंग प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है, मतलब जो कंक्लूजन वाला पार्ट होगा वो कंक्लूजन में रहेगा, जो इंट्रो वाला पार्ट होगा वो इंट्रो में रहेगा। तुम कंक्लूजन वाले पार्ट को इंट्रो में नहीं लिख सकते और इंट्रो वाले पार्ट को कंक्लूजन में नहीं लिख सकते। आगे मैं तुम्हें एक एग्जांपल कराऊंगा तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। इसके बाद जो एक्यूरेसी का 1 मार्क्स है ना उसमें तुम्हारा स्पेलिंग एरर और ग्रामेटिकल मिस्टेक आता है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि अगर वो लोग बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं तो क्या उनके ज्यादा मार्क्स कट जाएंगे। अगर तुम बोर्ड्स में नोटिस राइटिंग में 4 से भी ज्यादा गलतियां करोगे ना तब भी तुम्हारा 1 नंबर से ज्यादा कोई नहीं काट सकता। अगर तुमने फॉर्मेट सही से लिखा है, तुमने कंटेंट सही से लिखा है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया मतलब सब कुछ सीक्वेंस में लिखा है तो तुम्हें इजिली 5 में से 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे। अगर तुम बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो तब भी, तो कभी भी ये बहाना मत दिया करो कि स्पेलिंग मिस्टेक्स के चक्कर में मेरे सारे मार्क्स कट गए। तुम्हें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग फॉर्मेट देखते हैं। तो फॉर्मेट में सबसे पहला आता है तुम्हारा नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। अगर तुम लोग दिमाग खोलकर सुनोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी का मतलब होता है कि जिसके द्वारा वो नोटिस जारी किया गया है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अगर तुम स्कूल की तरफ से नोटिस लिख रहे हो तो नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी के जगह पे तुम्हारा स्कूल का नाम आ जाएगा। अगर तुम किसी कंपनी की तरफ से नोटिस लिख रहे हो तो नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी के जगह पे उस कंपनी का नाम आ जाएगा। अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नोटिस लिख रहे हो तो नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी की जगह पे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा। एंड नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी हमेशा तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन रहते हैं, इसलिए फिक्र मत करो, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। इसके बाद एक लाइन छोड़ना और बीच में बड़ा सा एकदम कैपिटल NOTICE नोटिस लिख देना। ठीक है, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी लिखे, फिर एक लाइन छोड़े, उसके बाद बड़ा सा नोटिस लिखे बीच में, फिर एक लाइन छोड़ना है और फिर लेफ्ट साइड में डेट लिखना है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो शॉर्ट फॉर्म में डेट को लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा 21 फरवरी को एग्जाम है तो वो लिख देंगे 21 FEB 2024। अगर तुम ऐसा लिखोगे तो तुम्हारे मार्क्स काट लिए जाएंगे। तुम्हें प्रॉपर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है 21 फरवरी 2024। इसके बाद फिर से तुम्हें एक लाइन छोड़ना है और अपने नोटिस का हेडिंग या सब्जेक्ट देना है। अब ये जो चीज है ना ये तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। हाँ, बस ये चीज याद रखना कि जो तुम्हारा सब्जेक्ट है ना वो 2 से 4 वर्ड के बीच में ही होना चाहिए। इससे ज्यादा वर्ड लिखोगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा और मार्क्स भी काटे जा सकते हैं। इसके बाद तुम्हें फिर से एक लाइन छोड़ना है। और हाँ रुको, मैं तुम्हें एक चीज और नहीं बताया कि जो तुम्हें डेट लिखना है ना, तुम जिस दिन एग्जाम लिख रहे हो उस दिन का डेट वहां पे मत लिख देना। तुम जिस दिन नोटिस लिख रहे हो ना उस दिन का डेट वहां पे लिखना। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि तुम्हारा स्कूल एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा है 16 फरवरी 2024 को, तो तुम्हें नोटिस लिख के सबको इन्फॉर्म करना है। तो अगर तुम डेट ऑफ नोटिस पे 21 फरवरी 2024 लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। इस केस में तुम्हें थोड़ा पहले का डेट लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 12 फरवरी, 10 फरवरी, तुम कुछ भी ले सकते हो। ये चीज तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, डेट ऑफ नोटिस के बाद तुम्हें एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद तुम्हें एक लाइन छोड़कर बॉडी लिखना स्टार्ट करना है। अब क्योंकि बॉडी में क्या लिखना है बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा तो वो मैं तुम्हें अगले स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है, अब तुम्हें बॉडी लिखने के बाद फिर से एक लाइन का स्पेस छोड़ना है और उसके बाद तुम्हें अपना नाम लिखना है। अब यहाँ पे तुम्हारा जो रियल नेम है वो मत लिख देना। तुम्हारे क्वेश्चन में जो नेम गिवन होगा ना उस नेम को वहां पर लिखना। क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन रहता है कि यू आर राज या फिर स्लैश करके रानी। तो अगर तुम लड़के हो तो तुम वहां पे राज लिख सकते हो, अगर तुम लड़की हो तो वहां पे रानी लिख सकते हो। अब अगर इन केस तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हारा नाम नहीं गिवन है तो वहां पे तुम XYZ भी लिख सकते हो, लेकिन कभी भी अपना रियल नाम वहां पर मत लिखना। ठीक है,
अपना नाम लिखने के बाद उसके जस्ट नीचे अपना डेजिग्नेशन लिख देना। सपोज अगर मेरा नाम क्वेश्चन में गिवन है राज और मैं उस स्कूल का हेड बॉय हूँ तो मैं लिखूंगा राज और उसके जस्ट नीचे सटाकर हेड बॉय। नेम और डेजिग्नेशन के बीच में गैप नहीं होगा, ओके। नेम और डेजिग्नेशन के बीच में लाइन का गैप नहीं होगा, ओके। मतलब तुम्हें लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि लाइन कहाँ छोड़ना है और नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। ये देखेंगे कि तुम लोग कंटेंट में क्या लिखकर इजीली 2 नंबर सिक्योर कर सकते हो। अब देखो, क्योंकि तुम्हारा जो नोटिस राइटिंग होता है उसे तुम्हें बहुत छोटे में लिखना पड़ता है, बस 50 वर्ड्स में लिखना पड़ता है। तो इसलिए तुम्हें अपने नोटिस राइटिंग के बॉडी में सबसे पहला लाइन में अपने ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ खींचना है। तुम्हें अपने नोटिस राइटिंग के बॉडी के सबसे पहले लाइन में ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ खींचना है। अब ये तुम कैसे करोगे इजिली, मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये वाला जो लाइन है ना, इसे रट लेना। ऑल डैश आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू। अब यहाँ पे जो डैश है ना, वहां पे तुम अपने टारगेट ऑडियंस का नाम लिख सकते हो। सपोज तुम स्टूडेंट्स के लिए नोटिस लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखाएगा ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू, और फिर टू के बाद तुम जिस भी पर्पस के लिए नोटिस लिख रहे हो वो वहां पे लिखाएगा। सपोज कोई इवेंट के बारे में बता रहे हो तो इवेंट के बारे में बता देना। अगर तुम्हारा कोई चीज खो गया उस बारे में बता रहे हो तो वो वहां पे लिख लेना। वार्निंग देने के लिए बता रहे हो तो वो भी वहां पे लिख सकते हो। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि स्टूडेंट्स के अलावा अगर कोई और टारगेट ऑडियंस है तो डैश में क्या लिखेंगे। तो ऑफ कोर्स तुम्हें क्वेश्चन पढ़कर ये समझ में तो आ ही जाएगा ना कि तुम्हारे टारगेट ऑडियंस कौन है। सपोज अगर तुम्हारे टारगेट ऑडियंस स्टाफ्स है तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो ऑल स्टाफ्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू। इसके बाद फिर से टू के बाद जो भी तुम्हारा पर्पस है नोटिस लिखने का वो वहां पे लिख देना, है ना। बहुत ही सिंपल। अगर तुम इस लाइन को रट लेते हो तो तुम्हारे इंट्रोडक्शन से तो एक भी नंबर नहीं कटेंगे। फिर टू के बाद तुम्हें इवेंट या फिर ओकेजन जो भी है उसे डिस्क्राइब करना है। उसके बाद तुम्हें डेट, टाइम और वेन्यू को मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल कि इवेंट कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, या फिर अगर तुम्हारा कोई चीज खो गया है तो कब खोया था, कहाँ खोया था, और अगर वो चीज मिल जाता है तो तुम्हें रिटर्न आके वो कहाँ पे करेगा। ये सब चीजें मेंशन करनी है। इसके बाद अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है ना तो उस चीज को भी नोटिस राइटिंग में जरूर मेंशन कर देना। सिर्फ अगर तुम इतना प्रॉपरली कर लेते हो तो तुम 50 वर्ड्स में नोटिस राइटिंग को आराम से लिख दोगे। कुछ भी खुद से बनाकर लिखने की कोशिश मत करना। ये तुम्हारा कोई आर्टिकल राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग नहीं है। नोटिस राइटिंग हमेशा पॉइंट टू पॉइंट ही होता है। अब हम लोग जल्दी से एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाए। तुम्हारा क्वेश्चन है, एज अ स्टूडेंट एडिटर ड्राफ्ट नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग आर्टिकल्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स फॉर योर स्कूल मैगजीन। यू आर रोहन/रूपनी ऑफ वसंत विहार स्कूल पुणे। वैसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी तुम्हारे बोर्ड्स में एक बार आ चुका है। अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि जो तुम्हारा वसंत विहार स्कूल है ना वो तुम्हारा नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी हो जाएगा, क्योंकि तुम नोटिस इसी स्कूल की तरफ से जारी कर रहे हो ना, तुम इसी स्कूल के लिए लिख रहे हो। इसके अलावा यहाँ पे तुम्हारा नाम भी गिवन है, ठीक है। अगर तुम लड़के हो तो तुम नीचे में रोहन लिख सकते हो, अगर तुम लड़की होगी तो तुम यहाँ पे रूपनी भी लिख सकती हो। साथ ही साथ यहाँ पे तुम्हारे टारगेट ऑडियंस भी गिवन है। यहाँ पे तुम्हारे टारगेट ऑडियंस कौन हो गए, स्टूडेंट्स हो गए। बहुत ही सिंपल है ये। तुम्हें 50 वर्ड्स में नोटिस ड्राफ्ट करना है। अब यहाँ पे मुझे याद आ रहा है कि मैं तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया हूँ। तुम्हें जो नोटिस है ना वो हमेशा एक बॉक्स के अंदर ही बनाना है, लेकिन कभी भी नोटिस राइटिंग लिखने से पहले बॉक्स को मत बनाना। पहले प्रॉपरली नोटिस राइटिंग को लिख लेना, उसके बाद बॉक्स को बनाना। क्योंकि गलती से भी अगर तुम्हारा नोटिस बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है, वो बॉक्स में प्रॉपर फिट नहीं आता है, तो तुम्हारे मार्क्स काट लिए जाएंगे। बार बार मैं ये बोलकर कि तुम्हारे मार्क्स काट लिए जाएंगे तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब सिली मिस्टेक्स मत करना जो कि यूजुअली बच्चे करते हैं। अब हम लोग जल्दी से इसका सॉल्यूशन को देख लेते हैं, मतलब नोटिस कैसे लिखा गया वो देख लेते हैं। तो एज यूजुअल तुम्हें सबसे पहले अपने नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखना है, जो कि है वसंत विहार स्कूल पुणे। फिर एक लाइन छोड़कर बड़ा सा नोटिस लिखना है। फिर एक लाइन छोड़कर प्रॉपर एक्सपैंडेड फॉर्म में डेट ऑफ नोटिस को लिखना है। अब क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में यहाँ पे कोई भी डेट गिवन नहीं था, तो इसलिए तुम जिस दिन एग्जाम लिख रहे हो ना उसी दिन का डेट यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद तुम्हें एक लाइन छोड़कर खुद से 2 से 4 वर्ड्स के बीच में एक हेडिंग फॉर्म करना है। यहाँ पे वो हेडिंग है कॉल फॉर सबमिशन। तुम यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो जो तुम्हें सही सुटेबल लगे, लेकिन कुछ भी अननेसेसरी मत डाल देना जो रिलेटेबल भी ना हो, वरना उसमें भी तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं। फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़कर प्रॉपर बॉडी लिखा गया है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि बॉडी के सबसे पहले लाइन में अपने टारगेट ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ खींचना है। यहाँ पे भी वो किया गया है, ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू सबमिट देयर आर्टिकल्स फॉर आवर स्कूल मैगजीन वसंत टाइम्स। तो तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहली लाइन में तुम्हारा जो टारगेट ऑडियंस जो स्टूडेंट्स है उनका अटेंशन अपनी तरफ खींचा गया है। इसके बाद पर्पस भी बताया गया कि आखिर नोटिस लिखा क्यों जा रहा है, ताकि सारे बच्चे आर्टिकल सबमिट करें अपने स्कूल के लिए, और जिसका आर्टिकल बेस्ट होगा उसका आर्टिकल हमारे स्कूल मैगजीन में छापा जाएगा। तुम्हारे क्वेश्चन में स्कूल मैगजीन का नाम गिवन नहीं था, लेकिन यहाँ पे खुद से फॉर्म किया गया है। तुम लोग देख ही सकते हो यहाँ पे वसंत टाइम्स लिखा गया है। ये कहीं पे भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, लेकिन यहाँ पर खुद से दिमाग लगाकर इतना फॉर्म किया गया है। तुम लोग भी कर सकते हो, इतनी छोटी मोटी कोई इशू नहीं है। इसके बाद तुम्हें डेट, टाइम और वेन्यू को मेंशन करना है। अब क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हारा डेट, टाइम और वेन्यू नहीं गिवन है, तो तुम खुद से फॉर्म कर सकते हो।
लेकिन हाँ, डेट ऑफ नोटिस के बाद का ही डेट लिखना। ओके, ये गलती मत कर लेना कि पहले का डेट लिख दिए। 21 फरवरी 2024 तुम्हारा डेट ऑफ नोटिस है और तुम डेट, टाइम और वेन्यू में पहले का ही डेट डाल दे रहे हो, कांड हो जाएगा वरना तो। इसके बाद कुछ नहीं, कहाँ लाकर देना है, कैसे देना है, ये सारी बातें की गई है। तुम्हारे नोटिस राइटिंग का 50 वर्ड्स कंप्लीट किया गया है, मतलब कि तुम्हारे बॉडी का 50 वर्ड्स कंप्लीट किया गया है। उसके बाद तुम्हें एक लाइन छोड़ना है और तुम्हारा नाम लिखना है। मैं यहाँ पे लड़का हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रोहन। और तुम्हारा डिजिग्नेशन भी क्वेश्चन में गिवन था। तुम क्या थे? तुम स्टूडेंट एडिटर थे, तो तुम यहाँ पे अपना डिजिग्नेशन लिख लोगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा रोहन, उसके नीचे स्टूडेंट एडिटर, और ऐसे ये तुम्हारा नोटिस कंप्लीट होता है। आई होप सो अब तुम लोग अपने लाइफ में कभी भी कोई गलती नहीं करोगे। जब भी फ्यूचर में कोई भी नोटिस राइटिंग से सवाल आता है या खुद से भी कभी नोटिस लिखना पड़े तो तुम लोग अच्छे से प्रॉपर लिख कर आओगे। तो अब तुम लोग से मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब ध्यान से स्क्रीन में देखना, आपका जो लेटर होता है ना, वो दो टाइप का होता है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को हम फॉर्मल पर्पसेस के लिए लिखते हैं, जैसे स्कूल या कॉलेज में आपको लेटर लिखना हो, किसी नगर निगम वाले को लिखना हो, किसी एडिटर को लिखना हो, कभी जॉब पर्पस के लिए लेटर लिखना हो गया, तो उन सब चीजों में हम फॉर्मल लेटर राइटिंग लिखते हैं। लेकिन वहीं पे हम इनफॉर्मल लेटर्स अपने चाचा भतीजा, घर, फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब चीजों में लिखते हैं। लेकिन टेंशन मत लो, इनफॉर्मल लेटर्स आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, आपके एग्जाम्स में सिर्फ फॉर्मल लेटर आएगा। तो क्लास 12th वालों, आपके एग्जाम में ऑप्शन होता है और करके कि या तो आपको लेटर टू द एडिटर करना है या तो आपको लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन करना है। तो आपको एग्जाम के टाइम में जो भी इजी लगे आप उसे कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट बताऊंगा और उसका एक एग्जांपल बताऊंगा। और जॉब एप्लीकेशन के लिए तो मैं ऑलरेडी एक अच्छा सा वीडियो बना चुका हूं, बस आपको सर्च करना है जॉब एप्लीकेशन बाय एजुकेशनल भैया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। देखो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंपल है, फॉर्मेट के 1 नंबर मिलते हैं। मतलब आप लेटर राइटिंग के फॉर्मेट में जो कुछ भी लिखोगे, जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ, उसके 1 नंबर मिलते हैं। मतलब कि आप लेटर राइटिंग को कैसे लिख रहे हो, सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस लिखना है। मतलब कि आप लेटर राइटिंग को कैसे लिख रहे हो, मतलब सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर रिसीवर एड्रेस लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट देना है। उसके बाद लास्ट में आपको एंड करना है थैंकिंग यू करके। तो ये सब चीज को प्रॉपरली लिखने का आपका 1 मार्क्स होता है। मतलब कि अगर आप लेटर राइटिंग के अंदर कुछ उल्टा सीधा भी लिख रहे हो, लेकिन आप इन फॉर्मेट को सही से बैठा लोगे ना, तो आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। फिर 2 नंबर कंटेंट के होते हैं, उसमें आता है कि आप लेटर राइटिंग के अंदर लिख क्या रहे हो, मतलब कुछ भी अनाप शनाप तो लिख के नहीं आ जा रहे हो। अगर कुछ भी अनाप शनाप लिखोगे तो मार्क्स कटेगा 2 नंबर। फिर एक्सप्रेशन के 2 नंबर होते हैं, जिसमें से आपका एक्यूरेसी आता है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो तो आपका 1 नंबर कटेगा। और साथ ही साथ अगर आप अच्छे से अपने आइडियाज को प्रेजेंट करके नहीं लिख रहे हो, अच्छे से फ्लुएंसी मेंटेन करके नहीं लिख रहे हो, तो फिर से आपका 1 नंबर कटेगा। तो ऐसे ही आपको लेटर राइटिंग में 5 मार्क्स मिलते हैं, 1 मार्क्स फॉर्मेट के, फिर 2 मार्क्स कंटेंट के, फिर 2 मार्क्स आपके एक्सप्रेशन के। आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ में आ गया। चलो अब हम लोग लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लियर रखो कि सेंडर और रिसीवर क्या होता है। आप लेटर को लिख रहे हो मतलब कि आप लेटर को भेज रहे हो, मतलब कि आप सेंडर हुए, और उस लेटर को जो रिसीव कर रहा है, मतलब आप जिसको लेटर लिख रहे हो, वो आदमी रिसीवर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, मतलब आपका खुद का एड्रेस लिखना है जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से सुनो, आपको खुद का एड्रेस लिखना है जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको खुद का घर का एड्रेस नहीं लिखना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका मार्क्स कटेगा। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, आपके क्वेश्चन में आपका एड्रेस दिया होता है, साथ ही साथ आपका नाम भी दिया रहता है। आपको खुद का नाम भी नहीं लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिया रहेगा, यू आर राज / रानी, तो तुम अगर लड़के हो तो तुम राज लिख सकते हो, तुम लड़की हो तो रानी लिख सकती। फिर आगे एड्रेस भी दिया रहेगा कि यू आर लिविंग इन पिस्का मोड़, रांची, झारखंड। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि अगर क्वेश्चन में आपका एड्रेस नहीं दिया हुआ है तब क्या करना है। तब आपको सीधा लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, कॉमा देना है, और सेकंड वाले लाइन में अपना सिटी और अपना स्टेट का नाम और अपना पिन कोड लिख देना, बस बात खत्म। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सेंडर एड्रेस कैसे लिखना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन वाला सेंडर एड्रेस लिख देना, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो एग्जामिनेशन हॉल लिख देना। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है और डेट लिखना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, डेट को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 22 FEB या फिर 26 FEB। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है। 22 फरवरी 2024 या 26 फरवरी 2024। समझ में आ गया कि डेट कैसे लिखना है। इसके बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़ना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको रिसीवर नेम, डिजिग्नेशन और उसका एड्रेस लिखना है। अब ये चीज भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कि रिसीवर का नाम क्या है या फिर डिजिग्नेशन क्या है और उसका एड्रेस क्या है।
इसका सवाल ही नहीं उठता कि ये आपके क्वेश्चन में गिवन ना हो। इसके बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़ना है और सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट का मतलब आपका लेटर किस टॉपिक पे है। जो भी टॉपिक होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। डरो नहीं, मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाऊंगा, तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ना है और फिर सैल्यूटेशन वाला पार्ट लिखना है। अगर तुम मेल को लिख रहे हो तो सर हो जाएगा, अगर तुम किसी फीमेल को लिख रहे हो तो मैम हो जाएगा। यहाँ पे डियर सर या डियर मैम लिखने की कोशिश मत करना, ये फॉर्मल लेटर राइटिंग है, तो या तो सर लिखना या तो मैम लिखना काफी है। सिर्फ सर भी लिखोगे तब भी चलेगा, सिर्फ मैम भी लिखोगे तब भी चलेगा। उसके बाद एक छोटा सा कॉमा देना है और फिर एक लाइन छोड़ना है और यहां से तुम्हें बॉडी वाला पार्ट लिखना स्टार्ट करना। अब क्योंकि ये 5 मार्क्स का आता है तो आपको इसके बॉडी वाले पार्ट में मिनिमम 3 पैराग्राफ इंक्लूड करना है। एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होगा, एक मिडिल पार्ट होगा और एक कंक्लूजन होगा। वो मैं तुम्हें अगले पेज में बताता हूँ, ठीक है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें प्रॉपरली बताऊंगा कि लेटर टू द एडिटर के तीनों पैराग्राफ में क्या क्या लिखना है। सेम टू सेम छाप के आ जाना, तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि लेटर टू एडिटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे डिटेल में बता रहा हूँ। जल्दी से फॉर्मेट को खत्म करते हैं, फिर अगले पेज में मैं तुम्हें बॉडी वाला पार्ट बताता हूँ। इसके बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़ना है और लिखना है थैंकिंग यू योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हो। और फिर उसके जस्ट नीचे सेंडर्स नेम, मतलब कि आपका नाम जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। और अगर बाई चांस आपके क्वेश्चन में आपका नाम नहीं गिवन होता है तो आप XYZ लिख देना, आपको अपना असली नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। ये जो आपने 3 लाइन में लिखा थैंकिंग यू योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली और उसके नीचे अपना नाम, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। सो बेसिकली यही फॉर्मेट होता है फॉर्मल लेटर का। आपको आपके सभी फॉर्मल लेटर्स में सेम फॉर्मेट फॉलो करना है, बस सबकी बॉडी डिफरेंट होगी। लेटर टू एडिटर का बॉडी अलग होगा, इंक्वायरी लेटर का अलग बॉडी होगा और कंप्लेंट लेटर का अलग बॉडी होगा। हम लोग सब देखेंगे, एक एक करके देखते जाओ। सबसे पहले हम लोग लेटर टू एडिटर देखते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये आपके एग्जाम्स में तो आएगा ही आएगा। तो लेटर टू एडिटर का जो बॉडी होता है उसके इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी टूवर्ड्स, और फिर टूवर्ड्स के बाद आपके क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ होगा ना उस प्रॉब्लम को वहां पे लिख देना। सपोज साउंड पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है तो वो वहां पे लिख सकते हो, सैनिटरी लीकेज का प्रॉब्लम है तो वो भी आप वहां पे लिख सकते हो। बेसिकली आपके क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम दिया होगा वो वहां पे लिख देना और ऐसे आपका इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ कंप्लीट होता है। इसके अलावा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये इंट्रोडक्शन तुम लेटर टू एडिटर के सारे क्वेश्चन में घुसा सकते हो। ये एक तरह से मैजिक लाइन है जिसे तुम हर जगह यूज कर सकते हो। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में, मतलब मिडिल पैराग्राफ में, तुम्हें मेन रीजन ऑफ प्रॉब्लम लिखना है। सपोज वाटर पॉल्यूशन हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, आपके लोकेलिटी में इतना वाटर पॉल्यूशन क्यों हो रहा है और इससे लोग कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, लोगों का लाइफ कैसे इफेक्ट हो रहा है, और इससे लोग कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, लोगों का लाइफ कैसे इफेक्ट हो रहा है। मतलब बेसिकली आप लिख सकते हो कि इससे बहुत ज्यादा डिजीजेस फैल रहा है, बहुत सारे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लोग धीरे धीरे करके लोकेलिटी खाली करके जा रहे हैं, कोई भी यहाँ पे रहना नहीं चाहता है, रेंट का प्रॉब्लम हो गया है, हम यहाँ पे रेंट नहीं लगा पा रहे हैं, कोई यहाँ पे आके रहना नहीं चाहता है, और भी बहुत तरह के प्रॉब्लम्स तुम डिस्कस कर सकते हो जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है। साथ ही साथ तुम इसी पैराग्राफ में सॉल्यूशन के बारे में भी बात कर सकते हो कि अगर वाटर पॉल्यूशन हो रहा है हमारी सोसाइटी में, हमारा सोसाइटी का पानी इतना ज्यादा गंदा हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम इसे अच्छा कैसे कर सकते हैं। तुम ये भी बता सकते हो कि गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, तुम्हारे लोकेलिटी के सारे लोगों को साथ आकर क्या करना चाहिए, मतलब तुम्हारे लोकेलिटी के लोगों को क्या क्या स्टेप लेना चाहिए। फिर जो मीडिया वाले होते हैं, न्यूज़पेपर वाले होते हैं, टेलीविजन वाले होते हैं, उनको क्या स्टेप लेना चाहिए। यही कि वो अवेयरनेस फैला सकते हैं, ये वो कर सकते हैं, वो सारी बातें तुम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। एंड मेक श्योर ये जो आपका मिडिल वाला पैराग्राफ हो ये बड़ा हो। कोशिश करना आपका मिडिल वाला पैराग्राफ 8 से 10 लाइन का तो होना ही चाहिए। इसके बाद हम आते हैं हमारे कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में। अगर तुम यही वाला सेम टू सेम लाइन छाप दोगे तुम्हारा कंक्लूजन वाला पैराग्राफ हो जाएगा। तुम्हें कुछ और पढ़ने की या याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में लिखना है Through the columns of your reputed newspaper, I request the concerned authorities to look into the problem and I also expect my letter to find suitable place in your newspaper. मतलब मैं इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि ये जो लेटर मैं आपको लिख के भेज रहा हूँ या बस पढ़ के फेक नहीं देंगे, आप इस प्रॉब्लम को अपने न्यूज़पेपर में अच्छे से एक जगह देंगे और इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली तुम लेटर टू एडिटर को बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिख सकते हो। मैंने तुम्हें प्रॉपरली बता दिया कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मिडिल पैराग्राफ में क्या लिखना है और कंक्लूजन में क्या लिखना है। अब जल्दी से हम लोग लेटर टू एडिटर का एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि तुम्हारे मन में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तुम्हारा क्वेश्चन है यू आर रमन स्टडिंग इन पब्लिक स्कूल ऑफ मुंबई, द रोड लीडिंग टू योर स्कूल इज फुल ऑफ पॉटहोल्स एंड ऑल्सो कंजेस्टेड. Most of the working class people are staying in this locality. They are very often stuck in traffic jams. The government has not taken any action till now for road construction. Write a letter to editor of Times of India drawing the attention of the government to the issue faced by the people, requesting them for road construction. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तुम रमन हो, पब्लिक स्कूल ऑफ मुंबई में पढ़ते हो और तुम जिस रास्ते से होकर स्कूल जाते हो ना उस रास्ते में बहुत पॉट होल्स है, मतलब बहुत गड्ढे हैं।
और वो रास्ता बहुत छोटा भी है, बहुत कंजस्टेड भी है। इसलिए क्या होता है ना, वहां से ट्रैवल करने में तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। जो लोकेलिटी में लोग रहते हैं उनको भी बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। वो जब भी उस रोड से जाते हैं तो बार बार ट्रैफिक जैम्स हो जाता है और गवर्नमेंट भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। अभी तक रोड कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, जबकि रोड इतना ज्यादा खराब हो चुका है। तो इसलिए तुम्हें टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को एक लेटर लिखना है ताकि वो इस चीज को अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट करे और ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचे और जो गवर्नमेंट है वो जल्दी से एक्शन ले। अब जल्दी से हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे लेटर लिखा गया है। बहुत सिंपल है, तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हारा खुद का एड्रेस मतलब सेंटर का एड्रेस दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है पब्लिक स्कूल गांधीनगर मुंबई। तुम ध्यान से क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे गांधीनगर नहीं दिया गया था, लेकिन वहां पे पब्लिक स्कूल ऑफ मुंबई लिखा हुआ। तो इसलिए तुम इतना दिमाग लगाकर सोच सकते हो कि मुंबई है तो मुंबई का कोई भी एक जगह का नाम लिख दिया या खुद से बनाकर कोई नाम लिख दिया। तो वैसे यहाँ पे गांधीनगर लगा दिया गया है। तो यही तुम्हारा सेंटर एड्रेस हो जाएगा, पब्लिक स्कूल गांधीनगर मुंबई। उसके बाद एक लाइन छोड़कर डेट लिखना है प्रॉपर एक्सटेंडेड फॉर्म में। फिर एक लाइन छोड़कर रिसीवर नेम, रिसीवर कौन है, द एडिटर। कहाँ का एडिटर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उसके जस्ट नीचे लिखोगे द टाइम्स ऑफ इंडिया। और फिर थर्ड लाइन रिसीवर का एड्रेस। अब यहाँ पे तुम्हें एड्रेस एकदम डिटेल में नहीं लिखना है, बस रिसीवर का सिटी का नाम लिख देना है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, मुंबई। तो ऐसे ही तुम रिसीवर एड्रेस लिख सकते हो। अब फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, जो तुम्हारा मेन पर्पस है हम उसे वहां पे लिखते हैं। तो तुम्हारा मेन टॉपिक क्या है, तुम्हारा मेन पर्पस क्या है, तुम्हें कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड करवाना है। तो वैसे ही यहाँ पे तुम लिख दोगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन गांधीनगर। बस सब्जेक्ट छोटा सा ही होना चाहिए, बहुत बड़ा सब्जेक्ट मत लिखना। सब्जेक्ट 4, 5 या 6 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर तुम्हें एक लाइन छोड़ना है और सैल्यूटेशन देना है। यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर लिखा गया है, तुम ये भी लिख सकते हो और तुम्हें मन करे तो तुम सिर्फ सर भी लिख सकते हो, कोई भी गलत नहीं होगा। फिर एक छोटा सा कॉमा लगाना है और फिर एक लाइन छोड़कर तुम्हें बॉडी लिखना स्टार्ट करना है। अब एग्जैक्टली वही बॉडी जो मैंने तुम्हें पिछले पेज में बताया था वही यहाँ पे लिख देना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वही चीज लिखा गया है, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी टुवर्ड्स, और टुवर्ड्स के बाद जो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो लिखना था। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द इशू पीपल फेस इन माई लोकेलिटी ड्यू टू द बैड कंडीशन ऑफ रोड। तो तुम देख ही सकते हो यहाँ पे भी प्रॉब्लम लिख दिया गया है। तो इस तरह से तुम्हारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। फिर मिडिल वाले पार्ट में तुम्हें वही प्रॉब्लम डिस्कस करना है, लोग कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, लोगों का लाइफ कैसे इफेक्ट हो रहा है वो लिखना है, इस प्रॉब्लम का वर्स्ट पार्ट क्या है वो लिखना है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, मीडिया वालों को क्या करना चाहिए, वो सब चीजें लिखनी है। अगर तुम इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ोगे तो वो सारी चीजों को मेंशन कर दिया गया है। बहुत ही बेसिक सा चीज है, इसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तुम कंक्लूजन वाले पैराग्राफ को देखोगे तो सेम टू सेम वही चीज छाप देना है जो मैंने तुम्हें बताया था। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रिप्यूटेड न्यूज़पेपर आई रिक्वेस्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटी टू लुक इनटू दिस प्रॉब्लम एंड आल्सो एक्सपेक्ट माय लेटर टू फाइंड सुटेबल प्लेस इन योर न्यूज़पेपर। साथ ही साथ यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर दिया गया है, तुम चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अपने से दिमाग लगाकर ऐड किया गया है, सो दैट गवर्नमेंट विल टेक सम एक्शन टू इंप्रूव द रोड कंडीशन। और फिर उसके बाद तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर देना है, मतलब कि वही थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली, उसके बाद तुम्हारा नाम। अब क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में यहाँ पे नाम गिवन था रमन, तो यहाँ पे रमन लिख दिया गया है। तो इस तरह से तुम लेटर टू एडिटर लिख सकते हो। आई होप सो तुम्हें अच्छे समझ में आ गया होगा। और अब तुम्हारे एग्जाम में कैसा भी लेटर टू एडिटर का क्वेश्चन आएगा तुम लोग कर लोगे। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे तुम आराम से 5 ला सकते हो, बहुत ईजी होता है। कोशिश करना ग्रामेटिकल मिस्टेक कम करने की बस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉब एप्लीकेशन टॉपिक को। ये तुम्हारा राइटिंग सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तुम्हारे राइटिंग सेक्शन में 2 क्वेश्चन आते हैं और करके, या तो तुम्हें लेटर टू एडिटर लिखना होता है या तो तुम्हें जॉब एप्लीकेशन लिखना होता है। एग्जाम में तुम्हें जो भी इजी लगे तुम वो लिख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों ही इजी होते हैं। जॉब एप्लीकेशन लेटर टू एडिटर से थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग होता है क्योंकि इसमें रिज्यूमे अटैच करना होता है, लेकिन अगर तुम्हें आता है ना तो तुम बहुत इजिली अटैच कर दोगे, बहुत ईजी होता है। सबसे पहले तो जॉब एप्लीकेशन होता क्या है, बहुत ही सिंपल है। जॉब एप्लीकेशन का नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि कभी भी तुम्हें अगर जॉब चाहिए होगा किसी कंपनी में या फिर किसी भी जगह पे, तो उसके लिए तुम्हें जॉब एप्लीकेशन लिखना होता है, जिसमें तुम्हें एक लेटर और एक रिज्यूमे अटैच करना होता है। वीडियो को ध्यान से देखो, तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे, फिर फॉर्मेट का बात करेंगे, फिर बॉडी का बात करेंगे कि बॉडी में क्या क्या लिखना है, और अगर तुम बॉडी में सेम टू सेम छाप कर भी आ जाओगे तब भी तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएगा। अगर तुम रट के भी चले जाते हो जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं तब भी तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएगा। फिर मैं ये बताऊंगा कि रिज्यूमे कैसे लिखना है, और फिर मैं तुम्हें एक एग्जांपल क्वेश्चन कराऊंगा ताकि तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो तुम्हारा जॉब एप्लीकेशन का मार्किंग स्कीम कुछ ऐसे होता है। फॉर्मेट का तुम्हारा 1 नंबर होता है। फॉर्मेट मतलब तुम सीक्वेंस में कैसे लिखा, वही सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, समझ गए ना। फिर कंटेंट का 2 मार्क्स होता है, जिसमें तुम बॉडी में क्या क्या लिख रहे हो उसका 1 मार्क्स आता है, और रिज्यूमे अच्छे से लिख रहे हो उसका 1 मार्क्स आता है। फिर एक्सप्रेशन का 2 मार्क्स आता है। एक्सप्रेशन के अंदर होता है कि बेसिकली तुम गलती नहीं कर रहे हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं कर रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर रहे हो, सब कुछ प्रॉपर सीक्वेंस में लिख रहे हो, अच्छे वोकैबुलरी का यूज कर रहे हो। वोकैबुलरी का टेंशन मत लो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वही लिख के चल जाना, फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे मैं एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ। मेरा खुद का एक पुराना वीडियो है, बट जज मत करना, ओल्ड इज गोल्ड वाला वीडियो
वीडियो है, बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया हूँ। अगले 10 मिनट स्क्रीन पर से नजर मत हटाना, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये भी देख लेना मैं 3 साल पहले कैसा दिखता था। ठीक है, अब देखो इस चीज को ध्यान से देखना, लेटर फॉर्मेट फॉर लेटर। ठीक है, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंडर एड्रेस क्या होता है? तुम्हारा एड्रेस जो कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ध्यान से सुनो, तुम्हारा एड्रेस जो कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा। खुद का घर का एड्रेस मत लिख देना, मेरा तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा। अगर बाई चांस तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है तुम्हारा एड्रेस, मतलब जैसे तुम्हारा कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कि तुम्हारा नाम राजू है, तुम यहाँ रहते हो, अगर वो चीज़ नहीं दिया रहता है तो क्या लिखोगे? यहाँ पे लिख देना एग्जामिनेशन हॉल। सिंपल, क्या लिख देना? एग्जामिनेशन हॉल। वो तुम लोग लिख दोगे, मुझे पता है। उसके बाद सेकंड चीज़ है डेट। सॉरी, अच्छे से घेरा नहीं करा। तो सेंटर एड्रेस के बाद डेट। हाँ, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देना। सेंटर एड्रेस के बाद एक स्पेस छोड़ना, उसके बाद डेट लिखना। और उसके बाद रिसीवर डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या होता है? डेजिग्नेशन होता है पोस्ट। किसका? रिसीवर का, तुम्हारा नहीं, रिसीवर का। तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि तुम जिसे भेज रहे हो ना, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसका पोस्ट क्या है। ऑब्वियसली तुम अगर ऑफिस के मैनेजर को भेज रहे होगे, वो सब चीज़ तुम्हारा दिया रहेगा। उसके बाद एड्रेस। किसका एड्रेस? रिसीवर्स का एड्रेस। ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप मत देना, मतलब रिसीवर्स डेजिग्नेशन और रिसीवर्स एड्रेस के बीच में गैप मत देना। इन दोनों के बाद एक गैप देना। ठीक है, पहले गैप कहाँ देना है? सेंडर एड्रेस के बाद, उसके बाद डेट के बाद, उसके बाद कहाँ? रिसीवर एड्रेस के बाद, डेजिग्नेशन के बाद नहीं। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। ऑब्वियसली अगर तुम किसी जॉब के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो तो कोई ना कोई पोस्ट के लिए लिख रहे होगा ना, तो तुम्हें सिंपल लिखना है सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे तुम्हें पोस्ट का नाम लिख देना है। बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो गया है, इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट लिख लो अच्छे से। उसके बाद कुछ नहीं करना है, सर या मैडम लिखना है। सिंपल, सर या मैडम लिखना है। और उसके बाद ये इंट्रोडक्शन, सॉरी यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब होना चाहिए लेकिन बॉडी इंट्रोडक्शन होना चाहिए। यहाँ से तुम्हारा बॉडी शुरू होता है। ठीक है, बॉडी में क्या लिखना है? ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट बॉडी का, उसमें क्या लिखना है? दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द डैश डेटेड। मतलब यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है? यहाँ न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। मतलब जहाँ पे भी मैगजीन में भी हो सकता है मैगजीन में भी तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट छपा हो, या फिर न्यूज़पेपर में देखा हो, या फिर कहीं और देखा हो, तो वो चीज़ तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो यहाँ पे तुम्हें उस चीज़ का नाम लिख देना। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो कुछ भी भर देना, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, कुछ भी भर देना। उसके बाद फिर डेट लिखना है फॉर द पोस्ट ऑफ। फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफ, ये भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि किस पोस्ट के लिए तुम्हें मतलब तुम किस पोस्ट के लिए भर रहे हो। उसके बाद फिर आई अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ वर्क फॉर दिस पोस्ट एंड ईगरली अप्लाइंग फॉर द वैकेंसी। ये चीज़ को सेम टू सेम छाप देना। इससे क्या होगा? तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, जो सबसे पहली बार तुम्हारा जो कॉपी चेक कर रहा होगा ना, उसके नज़र पे। ठीक है, अच्छा इंप्रेशन जाएगा। देखो अब आता है बॉडी वाला पार्ट। बॉडी वाले पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, यही लिखना है कि मेरे पास सारे क्वालिफिकेशंस है, मैं एक्सपीरियंसड हूँ और आई वांट टू ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिख सकते हो जो कंपनी में तुम ज्वाइन कर रहे हो। टू फुल्ली यूटिलाइज माई पोटेंशियल, आई बिलीव डैट माई स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड रिपुटेशन फॉर एक्सीलेंस कैन ग्रेटली इनहेंस योर ऑलरेडी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस। ये वाला चीज़ सेम टू सेम छाप देना है। इससे क्या होगा? तुम्हारे जो टीचर होंगे ना, वो खुश हो जाएंगे। तो देखो, जब तुम लोग बॉडी लिख लोगे, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट और मिडिल पार्ट, उसके बाद यहाँ पे तुम 1-2 लाइन अपने मन से अटैच कर सकते हो, मतलब 1-2 लाइन और लिख सकते हो। अगर तुम्हें लगेगा कि क्वेश्चन में गिवन है और इंपॉर्टेंट है तो तुम लोग लिख सकते हो। बट अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, कंक्लूजन वाला। तो कंक्लूजन वाला पार्ट में ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या लिखना है कि मैंने इस लेटर के साथ रिज्यूमे अटैच कर दिया, मतलब बायोडाटा, कुछ भी लिख सकते हो। विद द लेटर आई हैव अटैच्ड माई बायोडाटा एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टू योर काइंड कंसिडरेशन लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। ये वाला चीज़ सेम टू सेम कॉपी करके उतार देना। और 9th नंबर पे मतलब कंक्लूजन के बाद थैंक यू लिखना है। उसके बाद योर्स फेथफुली भी लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद तुम्हें नाम लिखना है जो कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अगर क्वेश्चन में कोई नाम नहीं गिवन रहता है तो अपना नाम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन में गिवन ही रहेगा। आई डोंट थिंक तुम्हें अपना नाम लिखना चाहिए। बाद अगले पेज में तुम्हें बायोडाटा अटैच करना है। तो देखो, तुम लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोग को सेंटर एड्रेस लिखना है। उसके बाद डेट लिखना है, किसका डेट? जिस दिन तुम लोग एग्जाम लिख रहे हो उस दिन का डेट। उसके बाद तुम्हें रिसीवर एड्रेस लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद तुम्हें लिखना है सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? सर और मैम। उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद बॉडी जो होता है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। ठीक है, जो बॉडी होगा वो कितना पार्ट में डिवाइडेड रहेगा? वो रहेगा 3 पार्ट में डिवाइडेड। एक इंट्रो वाला पार्ट रहेगा और एक कौन सा पार्ट रहेगा? एक इंट्रो, एक बॉडी का मिडिल वाला पार्ट, ठीक है, और एक कंक्लूजन वाला पार्ट। कौन सा पार्ट? कंक्लूजन वाला पार्ट। तुमको लेटर ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा छोटा भी मत रखना। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जैसे मैंने तुम लोग को बताया 3 लाइन का होगा। मिडिल वाला पार्ट को थोड़ा बड़ा रखना, 4 से 5 लाइन लिखना, और कंक्लूजन वाला पार्ट 2 लाइन।
बात खत्म, तुम लोग का लेटर खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, उसके बाद तुम्हें लिखना है थैंक यू, उसके बाद योर्स फेथफुली, उसके बाद नाम लिखना है, और उसके बाद आई थिंक खत्म हो जाता है ना, हाँ खत्म हो जाता है। उसके बाद तुम इंक्लोजर लिख सकते हो कि इसके साथ मैं बायोडाटा अटैच किया हूँ, तो इंक्लोजर में लिख देना बायोडाटा अटैच किया हूँ, और साथ ही साथ क्या क्या सर्टिफिकेट भी अटैच किया हूँ लिख सकते हो। सर्टिफिकेट अटैच किया हूँ, सच में अटैच नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इंक्लोजर में ये वाला चीज़ लिख सकते हो। तो इतना चीज़ हम लोग आज सीख लिए। देखो अब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ में आएगा, ये सब चीज़ देखने से कुछ नहीं होता। और मेरे को बोर्ड पे लिखने बिल्कुल भी नहीं आता, तो हैंड राइटिंग ज़्यादा जज मत करो। तो बायोडाटा कैसे लिखते हैं, सबसे पहले नाम, बहुत ईजी है, ठीक है। सिंपल चीज़ बताता हूँ, अपने बारे में जितना भी कुछ जानते हो ना सब कुछ लिख दो। अपना नाम, मम्मी पापा का नाम, अपना एड्रेस, तुम्हें कौन सा लैंग्वेज बोलने आता है, तुम क्या खाते पे नहीं नहीं सॉरी सॉरी ये वाला चीज़ नहीं लिखना है। एड्रेस, हॉबीज़, हॉबीज़ में लिख सकते हो क्यों नहीं ठीक है। हॉबीज़, लैंग्वेज कौन सा तुम बोलते हो, हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, या पंजाबी बोलते हो, उर्दू बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी, ऑब्वियसली यहाँ पे मतलब तुम्हारा शादी वादी हुआ है कि नहीं हुआ है वो चीज़ लिख सकते हो। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल लिख सकते हो। उसके बाद तुम ईमेल आईडी भी अटैच कर सकते हो, ओके। उसके बाद अगले पेज में आ जाते हैं। इतना में खत्म नहीं हुआ, ये सब बेसिक चीज़ है, ठीक है। अपना नाम, पापा का नाम, एज, एड्रेस, हॉबीज, लैंग्वेज नोन, नेशनलिटी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसके बाद ये वाली चीज़ आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। इतना इतना बड़ा बड़ा वर्ड लिखने का कोई जरूरत नहीं है, इतना बड़ा बड़ा वर्ड लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुम सीधा लिख सकते हो पास 10th फ्रॉम दिस बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड विथ इतना परसेंटेज भी लिख सकते हो, डिवीजन भी लिख सकते हो। पास हाईएस्ट ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। पास 12 फ्रॉम दिस बोर्ड, जैसे झारखंड बोर्ड हो गया, या फिर सीबीएसई बोर्ड हो गया, या आईसीएसई बोर्ड हो गया, जो भी तुम्हारा बोर्ड है, ठीक है, वो लिख सकते हो विथ इतना परसेंटेज। फिर ग्रेजुएशन पास की हो, इस यूनिवर्सिटी से की हो, इतना डिवीजन से की हो, ये चीज़ लिख देना है। उसके बाद तुम्हारा क्वालिफिकेशंस लिख देना है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा स्किल्स, तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ कुछ आता है, कोई स्किल्स है तुम्हारे पास, जैसे मेरा वीडियो एडिटिंग स्किल है तो वो चीज़ मैं लिख सकता हूँ। और उसके बाद एक्सपीरियंस, कि कहाँ पे वर्क किए हो, कितना टाइम के लिए वर्क किए हो, कोई और कंपनी में वर्क किए हो क्या, वो सब चीज़ लिखना है। फिर एक्सपेक्टेड सैलरी, कितना तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हें हम पे करें, ठीक है। यहाँ पे 1-2 करोड़ 3 करोड़ जितना मन लिख देना, कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद नहीं नहीं ऐसा मत करना, मतलब जिस हिसाब से तुम्हें वर्क देना उस हिसाब से लिखना। जैसे अगर तुम्हें रिपोर्टर का जॉब मिल रहा है तो उस हिसाब से आई थिंक 60-70 हज़ार स्टार्टिंग में उतना ही मिलता है रिपोर्टर लोग को। बस इतना ही चीज़ लिखना है तुम्हें, और कुछ नहीं। अब ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ठीक है, ये तुम्हारा प्रीवियस, यू आर तपस्या ऑफ, क्या गिवन है, हाँ, ऑफ A150 माउंट रोड, ये तुम्हारा एड्रेस है। यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट, तुमने एक एडवर्टाइजमेंट देखा है न्यूज़पेपर में, जैसे चेन्नई टाइम्स न्यूज़पेपर का नाम भी गिवन है। और उसके बाद फॉर पोस्ट ऑफ मैनेजर, कौन सा पोस्ट है ये भी गिवन है। ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है। पहले तो तुम्हारा एड्रेस गिवन है, ठीक है। फिर क्या गिवन है, न्यूज़पेपर का नाम कहाँ गया भैया, यू हैव सीन एडवर्टाइजमेंट, हाँ यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम गिवन है, पोस्ट गिवन है। उसके बाद रिसीवर का एड्रेस भी गिवन है, और बायोडाटा अटैच करने बोल रहा है। सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। तो आंसर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। हुआ क्यों नहीं, ओ हाँ अब हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले सेंडर एड्रेस, ठीक है, मतलब तुम्हारा खुद का एड्रेस जो कि गिवन है सबसे इसी लाइन में, तो वो चीज़ लिख दिया गया है। उसके बाद तुम्हारा डेट जो कि है तुम्हारे एग्जाम का दिन, कौन सा दिन होगा, 13 मई 2022, ये चीज़ तुमको लिख देना है। उसके बाद रिसीवर डिजिग्नेशन, द मैनेजर को लिख रहे हो। उसके बाद ये क्या है, रिसीवर का क्या है, एड्रेस है, ठीक है। उसका सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, बात खत्म। अब आगे आते हैं। हाँ, तो ये वाला चीज़, डियर सर नहीं लिखना यार, डियर सर नहीं लिखना है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हटाओ, डियर सर नहीं लिखना है, सर मैम बस इतना लिख देना, बात खत्म। और उसके बाद यही चीज़ उतार देना है जो मैं तुम लोग को पहले बताया था कि इंट्रोडक्शन, बॉडी का इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी का मिडिल पार्ट, और फिर बॉडी का कंक्लूजन। क्या गिवन है, दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द चेन्नई टाइम्स, ठीक है, डेटेड इतना फॉर पोस्ट ऑफ मैनेजर, ठीक है। आई अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ वर्क फॉर द पोस्ट एंड ईगरली अप्लाइंग फॉर द वैकेंसी। आई पोजेस दिस 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 दिस, और इसको यहाँ से हटाओ, ओके। आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन to fully utilize my potential. I believe that my skills, experience and reputation for the excellence in managing accounting function and related commercial activities can greatly enhance your already impressive performance of the organization.
कितना इजी है, बात खत्म। नहीं, बात नहीं खत्म अभी, रुको। उसके बाद अब ये वाला चीज़ क्या है, ये वाला चीज़ है तुम्हारा लेटर का एंडिंग है, ठीक है। ये क्या है, लेटर का एंडिंग। तो बॉडी का एंडिंग है पहले। ये क्या है, इसमें तुम्हें बताना है कि मैंने रिज्यूमे अटैच कर दिया है। तो क्या लिखा है, विद दिस लेटर आई हैव अटैच्ड माय रिज्यूमे एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर योर काइंड कंसिडरेशन और लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। उसके बाद थैंक यू, योर सिंसियरली फेथफुली, जो भी लिखना है। तपस दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, तपस नाम है उसका। और फिर बायोडाटा अटैच कर देना है। बायोडाटा कैसे लिखना है तुम लोग को पता चल गया, उसमें क्या ही है, तुमको अपना मम्मी पापा का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखना है, वगैरह वगैरह। ओके, तो नाम तपस कुमार क्वेश्चन में दिया। हाँ, ये चीज़ का याद रखना कि जो नाम, अपना खुद का नाम मत लिख देना, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही नाम लिखना, ठीक है। तपस कुमार, फादर्स नेम, फिर एज, फिर एड्रेस, फिर हॉबीज़, फिर लैंग्वेज, फिर नेशनलिटी, फिर शादी हो कि नहीं, मतलब शादी हुआ है कि नहीं। ऑब्वियसली सिंगल ही लिखोगे। कौन कौन यहाँ पे मिंगल लिखने वाला है बताना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, ऐसे मत लिखना। ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना, कॉन्टैक्ट के नीचे। ओके, अगले पेज में आते हैं। और क्या क्या बच गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि पास 10th फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, फर्स्ट डिवीजन, या इतना परसेंटेज, कितना परसेंटेज आया, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन की जगह परसेंटेज भी लिख सकते हो, मेट्रिकुलेशन की जगह पे 10th भी लिख सकते हो, और बोर्ड तो ऑब्वियसली जिस बोर्ड से पास की हो। उसके बाद सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एग्जाम, मतलब वही 12th, किस बोर्ड से पास की हो, कितना परसेंटेज आया है, और ग्रेजुएशन। उसके बाद आता है फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कुछ भी लिख देना। वैसे तुम लोग कुछ क्वालिफाई तो किए नहीं हो, हैं, 12th में ही हो। उसके बाद एक्स्ट्रा स्किल, फिर एक्सपीरियंस लिख देना कि मैं यहाँ यहाँ काम किया हूँ, वगैरह वगैरह। एक्सपेक्टेड सैलरी एज पर द नॉर्म्स। ओके यार, ऐसे कैसे एज पर द नॉर्म्स, मेरी मर्जी से होगा ना। 50 नहीं, 50 कहाँ, 50 में कुछ नहीं होता है। इलॉन मस्क कितने में ट्विटर को खरीदा भैया, 44 बिलियन ना। ओके, माई एक्सपेक्टेड सैलरी 44 बिलियन। ओके, ठीक है। रेफरेंस, जाओ इससे जाके पूछ लो मैं कैसा आदमी हूँ, ठीक है। रेफरेंस बेसिकली क्या होता है, तुम किसी कंपनी में काम किए हो तो अपने वर्कमेट का नाम ले सकते हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे दे सकते हो, या फिर अपने बॉस का नाम दे सकते हो जिस कंपनी में तुम प्रीवियस वर्क किए थे। तो उससे कांटेक्ट करेगा ये लोग और बात करेगा कि हाँ कैसा लड़का था, अच्छा लड़का था, बदमाश लड़का था, लड़कीबाजी का। और हाँ, चलो चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।